हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुस्टडी 26। और आज हम अपनी वीडियो को एक नया पार्ट जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है और जो कि बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर के बच्चों, चाहे वो सोल के बच्चे हों, नॉन के बच्चे हों या फिर रेगुलर के बच्चे हों, सभी के लिए रिलेवेंट है। यानी कि वो सब्जेक्ट सभी बच्चों के पास है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ। थर्ड ईयर में आकर हिस्ट्री को, जो कि बीए प्रोग्राम के लिए एक नॉर्मल सी बात है, हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर से फर्स्ट पार्ट है हमारा कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप पार्ट 1, इश्यूज एंड वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट 1 एंड कैपिटलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म पार्ट 1। ठीक है, तो इसमें से बच्चा मैं आपको सबसे पहले इश्यूज एंड वर्ल्ड हिस्ट्री 1 का जो है सिलेबस बताने जा रही हूँ और उसके फिर हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और जितने भी उसके रिलेवेंट क्वेश्चन हैं और जो जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आते हैं हम उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, इससे आपका पेपर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले आपको सिलेबस इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं इसके सिलेबस के अंदर। बच्चे क्या करते हैं कि इश्यूज एंड वर्ल्ड हिस्ट्री फर्स्ट के साथ साथ इश्यूज एंड वर्ल्ड हिस्ट्री सेकेंड का भी बच्चे इसमें ऐड कर देते हैं। बच्चे ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप बीए प्रोग्राम रेगुलर वाले बच्चे हैं तो आप लोगों को ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर 5th एंड सेमेस्टर 6th। तो आपका सेमेस्टर 5th के अंदर इश्यूज एंड वर्ल्ड हिस्ट्री फर्स्ट ही आएगा। ठीक है, इश्यूज एंड वर्ल्ड हिस्ट्री सेकेंड आपका दूसरा पार्ट होगा जो कि आप 6th सेमेस्टर के अंदर पढ़ेंगे। और बच्चा बाकी सब बच्चों के लिए जो कि नॉन और सोल के बच्चे हैं उनका एक ही बार एग्ज़ाम होता था लास्ट टाइम तक, बट अभी 2 बार कर दिया गया है। तो उन बच्चों का भी 5th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर होगा अब। लेकिन अगर अभी ये रूल नहीं बदला है और अगर आप अभी भी थर्ड ईयर के बच्चे हैं या फिर आपको बैक के एग्ज़ाम देने हैं तो आपको ये दोनों के दोनों इश्यूज एंड वर्ल्ड हिस्ट्री फर्स्ट एंड सेकेंड एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इश्यूज एंड वर्ल्ड हिस्ट्री फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, सिलेबस बताऊंगी और जितनी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं सब आपको अपनी वीडियोज़ के अंदर बताऊँगी। तो अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। देखिए डिसिप्लिन थर्ड लिखा हुआ है मैंने, इसका मतलब ये मत समझना कि आपका जो है थर्ड ईयर का मतलब कि थर्ड सेमेस्टर का है। डिसिप्लिन थर्ड का मतलब है कि आपका थर्ड पार्ट है। मैंने बताया था आपको वीडियो की स्टार्टिंग में, कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप, इश्यूज एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, कैपिटलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। तो इश्यूज एंड वर्ल्ड हिस्ट्री थर्ड पार्ट के अंदर आता है, डिसिप्लिन थर्ड में आता है। ओके, 20th सेंचुरी का बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे के सारे जो है सिलेबस जो है आपका वो प्रिंट आउट में भी लगाया हुआ है, यहाँ से भी देख सकते हैं। प्लस मैंने आपको समझाने के लिए पॉइंटर्स में भी जो है सिलेबस को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए पॉइंटर्स में डाला है। ओके, तो मैं आपको समझाती जाती हूँ, एक साथ ध्यान से सुनिएगा बेटा। अवधारणा और परिभाषा, समकालीन युग, पूंजीवादी औद्योगिकरण, आधुनिकता, साम्राज्यवाद। देखिए बच्चा, सबसे पहले तो आपको बताइए कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। अवधारणा और परिभाषा में बतानी है सबकी, किसकी? समकालीन युग की। ठीक है, हम जो है समकालीन युग को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है पूंजीवादी औद्योगिकरण, आधुनिकता और साम्राज्यवाद। तो ये है आपका फर्स्ट टॉपिक। इसके अंदर से बच्चा आपकी 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं अगर मैं दोनों शिफ्ट का देखूँ तो। यानी कि 2 पेपर होते हैं आपके, एक ही सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, वो आपके कॉलेज या फिर आपके कोर्स के अकॉर्डिंग है, बट जो भी है 2 पेपर होते हैं। तो उन दोनों के अंदर मोस्ट प्रोबेबली 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं इस एक टॉपिक में से। तो आपके लिए जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो टॉपिक है, इनके क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते ही आते हैं। समकालीन युग का भी क्वेश्चन हमेशा आता है और पूंजीवादी औद्योगिकरण का क्वेश्चन भी हमेशा आता है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा रेगुलर क्वेश्चन है, ये तो हमेशा आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, इसके कारणों का विश्लेषण और यूरोप व संपूर्ण विश्व पर इसके परिणाम। पेरिस शांति समझौता, राष्ट्रों की लीग, जनादेश प्रणाली। देखिए बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट तो देखिए बच्चा सब कुछ ही है आपके लिए, बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किस चैप्टर में से, किस टॉपिक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखिए इस वाले टॉपिक में से कम 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके, जिसमें से पहला तो आपको पता ही है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण और उसके परिणाम बताने हैं। ठीक है, चाहे वो पूरे विश्व पर हो या फिर सिर्फ और सिर्फ मतलब कि खाली कारण हो या फिर परिणाम हो। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना,
इसी वाले टॉपिक के अंदर है आपको कारण भी बताने हैं और परिणाम भी बताने हैं, ठीक है, कॉजेस भी बताने हैं और कोर्सेज भी बताने हैं, यानी कि मतलब इम्पैक्ट क्या पड़े, इम्पैक्ट भी बताने हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे पेरिस शांति समझौता, इसका भी एक अलग क्वेश्चन आता है। राष्ट्रों की लीग के ऊपर भी एक अलग क्वेश्चन आता है। और जो ये जनादेश प्रणाली है, इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन दे भी देते हैं और कभी कभी नहीं भी देते हैं, मतलब शॉर्ट नोट के अंदर आता है मोस्ट प्रोबेबली ये वाला क्वेश्चन, मैंडेट सिस्टम वाला क्वेश्चन। ओके, बढ़ते हैं आगे। 1917 रूसी क्रांति, उत्पत्ति, पाठ्यक्रम, रूस और दुनिया पर प्रभाव। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, हर बार जो है इसमें से क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। और इसमें से रूसी क्रांति वाला क्वेश्चन बनता है जिसको बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं, ठीक है बच्चा। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। बढ़ते हैं आगे। 1929 तक यूरोप में आर्थिक सुधार और अस्थिरता, वैश्विक अवसाद, इसका औद्योगिक और अर्थ औपनिवेशिक विश्व पर प्रभाव, ठीक है। अभी हमें क्या पढ़ना है, आर्थिक सुधारों के बारे में पढ़ना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा वो है वैश्विक अवसाद, आप बोल सकते हैं विश्व आर्थिक मंदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इश्यूज इन वर्ल्ड हिस्ट्री का, ठीक है। ग्लोबल डिप्रेशन जो है, ठीक है बच्चा, इसमें से भी मोस्ट प्रोबेबली 3 क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब कि वो एग्जामिनर के ऊपर बात है कि वो कितने क्वेश्चन देता है इस वाले टॉपिक में से, ठीक है। 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, बट आपको हमेशा ज़्यादा तैयारी करनी है ताकि पेपर के अंदर आपसे कोई क्वेश्चन छूटे ना। ओके, लास्ट है हमारा फासीवाद का उदय और संसदीय लोकतंत्र से इसका संबंध। उदारवाद और साम्यवाद, द्वितीय विश्व युद्ध तक जर्मनी और जापान के मामले का अध्ययन, द्वितीय विश्व युद्ध का अर्थ, ठीक है बच्चा। आपको इसमें पढ़ना है फासीवाद के बारे में पढ़ना है, ठीक है, उसका उदय पढ़ना है और उसका संसदीय लोकतंत्र से क्या संबंध है ये पढ़ना है। उसके बाद आपको उदारवादी साम्यवाद के बारे में पढ़ना है, उदारवादी साम्यवाद, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध तक जर्मनी और जापान के मामलों के अध्ययन, द्वितीय विश्व के टाइम जब जर्मनी और जापान के जो मामले हैं ना उसके बारे में आपको पढ़ना है बेटा। अब देखिए ध्यान रखिएगा, वैसे तो आपको क्वेश्चन में बता दूंगी बट आपकी जनरल नॉलेज के मैं बता देती हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर सबको पता है कि हिटलर का बहुत बड़ा ही हाथ माना जाता है, तो यहाँ पर हम उन्हीं क्वेश्चन को जो है वो कवर करेंगे। ओके, जर्मनी और जापान की जो बात की गई है उन्हीं क्वेश्चन को जो हम कवर करेंगे और द्वितीय विश्व युद्ध के अर्थ के बारे में जानेंगे, मतलब पूरा जानेंगे कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे ख़त्म हुआ, या फिर उसके परिणाम क्या थे, उसके कारण क्या थे, और मतलब कि हिटलर की क्या जो नीतियाँ थी जिसकी वजह से युद्ध हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको बच्चा कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप मेरी ईमेल आईडी पे जो है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो मैं क्लियर करूँगी। थैंक यू।